हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। 2019 और 2020 के पहले 3 महीनों में पूरा देश एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स और सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बहस करता रहा। कोविड आ गया, सब चीजें पीछे चली गई। अब ऐसा महसूस होता है कि शायद एनपीआर का भूत वापस लौट रहा है। कल के अखबारात अगर देखें तो उसमें वाइडली रिपोर्ट किया गया कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर ने वो सवालात जिन पर प्रश्न उठाए गए थे, जिनकी अपोजिशन हुई थी, मदर टंग के बारे में, क्या मादरी जबान है, कहां बाप पैदा हुआ या मां पैदा हुई, आखिरी रहने की जगह क्या थी, इन सवालों को हटाया नहीं है, बल्कि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट ये शो कर रहा है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने जो डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर्स से पेपर्स शेयर किए हैं, उनमें शायद इन क्वेश्चंस को रिटेन कर लिया है। आज हिंदू की फ्रंट पेज पर एक और अहम खबर है। 1969 का लॉ है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। कोई पैदा हो तो उसकी पैदाइश रजिस्टर होती है, कोई मर जाए तो उसकी मौत रजिस्टर होती है, लेकिन यह काम लोकल लेवल पर होता है। अब शायद यह प्रपोजल है कि नेशनल लेवल पर इस डेटा को मेंटेन किया जाएगा, और अगर ये डेटा नेशनल लेवल पर मेंटेन होता है तो फिर क्या वोटर आईडी में भी इसका इस्तेमाल होगा, एनपीआर और एनआरसी में भी इसका इस्तेमाल होगा? ये एक प्रश्न है। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है वो सबसे पहले 2010 में कंपाइल किया गया। 2015 में उसको अपडेट किया गया। 30 लाख रिस्पोंडेंट्स ट्रायल एक्सरसाइज में सितंबर 2019 में उसमें शामिल हुए। बहुत बड़ा डेटा ऑलरेडी इकट्ठा हुआ है। बहुत बहस हुई कि 2010 में जो प्रश्न थे उन प्रश्नों को ही रिटेन किया जाए। नीतीश कुमार, जिनकी बीजेपी के साथ सरकार है, उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास करा दिया गया कि नए प्रश्न एनपीआर में ना पूछे जाएं। कई और राज्यों ने असेंबली के रेजोल्यूशंस पास किए एनपीआर के प्रश्नों पर, एनआरसी पर, और उसका विरोध किया। अब 2021 में सेंसस होने वाली थी, 2019 में एनपीआर शुरू हो रहा था। आसाम में नई एनआरसी बनी थी, उसमें 1.9 मिलियन लोग एक्सक्लूड हो गए थे। एक जमाने से आसाम में डाउटफुल सिटीजन का तमाशा चल रहा है। किसी को उस समय पता ही नहीं चला कि टीएन सेशन, जो इतने मशहूर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने किस तरीके से सिटीजनशिप लॉ पर प्रश्न चिन्ह लगाए। लोअर लेवल के ऑफिसर्स ने जिसको चाहा डाउटफुल सिटीजन करार दे दिया, और एक बार आप अगर डाउटफुल सिटीजन हो गए तो समझिए कि आसमान टूट गया, मुसीबत आ गई आपके लिए, और अब आपके लिए साबित करना कि आप भारत के नागरिक हैं एक बहुत टेढ़ी खीर है। 2021 में जो सेंसस होगी उसमें जो डेटाबेस एनपीआर का 2010 का और 2015 का है, उसको फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस में अपडेट किया जाएगा, और एनपीआर शेड्यूल जो है वो सेंसस 2021 में एनेक्स्चर 10 पर है। अभी सरकार ने ऑफिशियली एनपीआर शेड्यूल रिलीज नहीं किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनेक्स्चर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2020 है, इसमें लोगों को यह बताना होगा कि वो किस राज्य और किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, और अगर उनका पैदाइश की जगह
बाप की और माँ की भारत में है तो उसे मेंशन करना है, अगर भारत में नहीं है तो उसे मेंशन करना है। 14 पैरामीटर्स हैं सारे फैमिली मेंबर्स के, जिसके जो सब हेड्स हैं उसमें डिटेल्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन ली जा रही है। पासपोर्ट नंबर, हेड ऑफ द फैमिली से क्या रिलेशनशिप है, क्या डिवोर्स्ड हैं या विडोड हैं या सेपरेटेड हैं, मादरी जबान क्या है, मदर टंग, अगर नॉन वर्कर हैं तो कल्टीवेटर हैं कि लेबरर हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं कि डेली वेजर हैं। उसमें कॉलम है आधार का, मोबाइल नंबर का, वोटर आईडी का, ड्राइविंग लाइसेंस का। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पर्सनल सरकार के पास होगी उतनी प्रॉब्लम होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने पेगासस के मामले में कल इस डर को जाहिर किया कि अगर आपके पास कोई सीक्रेट है तो आपको अपने से भी उसे छुपाना है। ज्यादा से ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जाना यह खतरे की बात है, यह किसी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। डॉक्यूमेंट में कहा गया कि एनपीआर की डिटेल्स लोग ऑनलाइन भर सकते हैं। कहा गया कि डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव यह है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस भारत में रहने वालों का तैयार हो जाए और जो भी भारत में रहता है उसके लिए यह मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि उसका नाम एनपीआर में आए। देखिए, एनपीआर और एनआरसी में फर्क है भी और नहीं भी। फर्क तो यह है कि एनपीआर में विदेशी लोगों के भी नाम आ जाएंगे। जो 6 महीने से भारत में रह रहा है उसका नाम एनपीआर में आएगा। एनआरसी जो होगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, उसका करेक्ट नाम एनआरआईसी है, लेकिन पॉपुलर नाम उसका एनआरसी हो गया। तो जो एनआरसी होगी उसमें सिर्फ नागरिकों के नाम आएंगे, तो यह एक बहुत बड़ा अंतर हो गया। लेकिन एनआरसी एनपीआर की बुनियाद पर बनेगी, वो इनिशिएशन है, वो शुरुआत है एनआरसी की, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सेंसस डेटा 1948 का जो सेंसस एक्ट है उसके तहत कलेक्ट होता है। वो डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है। यहां जो हम एनपीआर में और एनआरसी में डेटा ला रहे हैं उसे हम पब्लिक कर रहे हैं और पब्लिक को ये राइट दे रहे हैं कि कोई भी किसी के ऊपर भी ऑब्जेक्शन कर दे। एक तूफान बदतमीजी शुरू हो जाएगा इससे। दूसरे आपकी सिटीजनशिप को चैलेंज करेंगे, उस पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। यह भी बात हुई कि एनपीआर स्लिप्स के बेसिस पे लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा भी मिलेगा। एनपीआर को कहा जा रहा है कि ये 2021 की सेंसस की शुरुआत होगी। अब देखिए, बात समझने की यह है, क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, कि एनपीआर आई कहां से। सिटीजनशिप एक्ट मैंने पढ़ा, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, मुझे कहीं एनपीआर नहीं मिला। वाजपेयी सरकार ने सेक्शन 14A इंसर्ट किया और उसमें बात आई नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स की। और नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन कैसे बनेगा? कहा इसकी प्रोसीजर शैल बी प्रेस्क्राइब्ड इन रूल्स। और जो 2003 में वाजपेयी सरकार ने रूल्स बनाए उनमें एनपीआर आ गया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जो चीज पेरेंट एक्ट में नहीं है वो रूल्स में आ गई। आपको मालूम है कि पेरेंट एक्ट पार्लियामेंट पास करता है, रूल्स एग्जीक्यूटिव और सरकार बनाती है, वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। कहा गया एनपीआर और एनआरसी अलग हैं। एनपीआर के लिए 3,941 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया था। 2021 की सेंसस के लिए 8,754 करोड़ का बजट बनाया गया था। लेकिन बात यह है कि एनपीआर इंटीग्रल है एनआरसी के लिए,
एनआरसी एनपीआर के बेसिस पे बनेगी, उसका इनिशिएशन है। एनपीआर बनने के बाद प्रश्न उठेगा डाउटफुल सिटीजन्स का। जूनियर ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, तहसीलदार के लेवल के किसी को भी डाउटफुल सिटीजन कह देंगे। मैंने आपको बताया आसाम में डाउटफुल सिटीजन से क्या तमाशा हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कहते हैं अनगाइडेड, वाइड डिस्क्रिशन, अनकैनलाइज्ड, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। रूल्स में कुछ नहीं दिया कि किसको डाउटफुल सिटीजन कहा जाएगा, किस बुनियाद पे किसी को डाउटफुल सिटीजन माना जाएगा कि तुम्हारी नागरिकता पर, तुम्हारी सिटीजनशिप पर, शहरियत पर शुभा है। जिसको चाहे कह दे, जो चाहे इंफॉर्मेशन तहसीलदार लेवल का आदमी आपसे मांगेगा। और फिर पब्लिक ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाएंगे। मैं समझता हूं कि ये पब्लिक ऑब्जेक्शंस इनवाइट करने का प्रावधान बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि लोगों के दिल में एक डर बैठ गया है। हमने बात की है लोगों के विश्वास को जीतने की। प्रधानमंत्री जी ने रामलीला मैदान से देश को एश्योर किया है कि एनआरसी करने का नेशनल लेवल पे कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट पर पूरा देश मुतमईन हो जाए, लेकिन ये इस तरीके के जब प्रावधान मौजूद रहेंगे तो फिर एक शक और शुबा क्रिएट होता है, एक डर और भय का माहौल बनता है। किस तरह के ऑब्जेक्शंस होंगे? मैं ये समझता हूं कि ये जो कंट्रोवर्सी इस वक्त शुरू हुई है, इस कंट्रोवर्सी को गैर ज़रूरी तौर पर तूल ना मिले, इसमें क्लैरिफिकेशन आए। कई लोगों ने ये बात कही है कि भाई अगर आप एनपीआर का डेटा डेवलपमेंट के लिए बना रहे हैं तो मदर टंग का डेवलपमेंट से क्या ताल्लुक है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो मदर टंग को प्रमोट करने की बात हो रही है। फोन नंबर्स लोगों का लेना और पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी बैठाना इस बात को साबित करता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना की जाए। कितनी सिक्योरिटी हमारे देश में है, साइबर सिक्योरिटी, पर्सनल डेटा की, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हम अभी तक पास ना कर पाए। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले में फूंक फूंक के कदम रखने की ज़रूरत है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री जी पर विश्वास रखना चाहिए। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इस पर क्लैरिफिकेशन आएगा कि किसको डाउटफुल सिटीजन माना जाएगा, और पब्लिक के ऑब्जेक्शंस वाले प्रावधान को अगर ड्रॉप किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। और मोहन भागवत जी तो खुद कह चुके हैं कि देश के हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है, तो अगर किसी की सिटीजनशिप डाउटफुल हो तो डीएनए को कंक्लूसिव टेस्ट माना जाए। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो बनाएं उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आप ऑथेंटिक लीगल न्यूज़ और लॉ को समझने में इंटरेस्टेड हैं तो लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को प्रोत्साहित कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।